नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारा आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रस्तुत है एक रहस्यमयी कहानी, एक कातिल ऐसा भी, और लेखक है यशपाल काल। दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना तेलंगाना के रहस्यमय हत्याकांड पर आधारित है। पहचान छुपाने के लिए घटना से जुड़े व्यक्तियों के असल नाम बदल दिए गए हैं। कहते हैं एक अपराध कई अपराधों के लिए रास्ता खोल देता है। गुनहगार जैसे विवेक शून्य हो जाता है और सही गलत की तमीज खो बैठता है। लेकिन कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से ज्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। ठीक ऐसा ही वारंगल के एक निवासी के साथ भी हुआ। उसे लगा था कि कत्ल जैसा संगीन जुर्म करके भी वो आजाद रह सकता है, मगर ऐसा हो न सका। दोस्तों, बात उस समय की है जब कोरोना की महामारी अभी शुरुआती चरण में थी। 6 मार्च 2020 का दिन, वारंगल का रेलवे स्टेशन शायद कोरोना के डर से यात्रियों की भीड़ और दिनों से कम थी। प्लेटफॉर्म पर एक महिला और पुरुष बड़ी बेताबी से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन समय पर आ गई और वो दोनों उसमें सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। पुरुष थोड़ा बेचैन लग रहा था तो महिला ने पूछा, सुनो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तो सब ठीक होने वाला है। सुनो ना, कोलकाता पहुंचकर अम्मी अब्बा से शादी की इजाजत मिल जाएगी। अब वहीं हमारा निकाह भी हो जाएगा। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं तो खुशी हूँ, बस एक बात का डर है, कहीं मेरा अलग धर्म हमारी शादी में रुकावट ना बन जाए। फिक्र ना करो, घर वालों को तो मैंने पहले ही मना लिया है। वहां जाना तो बस, सच बताऊं, एक रस्म है। पुरुष ने एक ठंडी सांस ली और पीठ टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में महिला का गला सूखने लगा। पुरुष ने थैले में से कोल्ड ड्रिंक निकालकर उसे दी। महिला मुस्कुराई। ओह, गला सूख रहा था। अब बहुत अच्छे हैं। मेरा कितना ख्याल रखते हैं। महिला अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थी। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आंखें मूंदकर सुखद कल्पनाओं में खो गई। ट्रेन का सफर जारी रहा। तो दोस्तों, कैसी लग रही है हमारी ये रहस्यमयी कहानी? तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रहस्यमयी कातिल के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन बीते और 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग घरों में दुबक गए, सड़कें सूनी हो गईं। वारंगल के गोरेकुंटा गांव में जूट के बोरे बनाने वाली कंपनी के शटर भी डाउन हो गए थे। 21 मई को कंपनी के मालिक प्रेमनाथ ने एक ऑटो ड्राइवर से कहा, सुनो भैया, हमारा गोदाम कहाँ है मालूम है ना? वहां से बोरे उठाकर इस पते पर पहुंचा दो। हाँ, गोदाम की चाबियां मजदूर अशरफ के पास हैं, जो वहीं बगल में अपनी फैमिली के साथ रहता है। और सुनो भैया, वहीं ऊपर वाले माले में 2 और मजदूर रहते हैं, मनोज और किशन, उनसे बोरे ले लेना। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर गोदाम पहुंचा तो वहां उसे ना तो अशरफ का परिवार मिला और ना ही मनोज और किशन मिले। ऑटो ड्राइवर ने प्रेमनाथ को यह सूचना दी तो वो सोच में पड़ गया। अचानक ये लोग कहाँ गायब हो गए? बिना बताए गोदाम अकेला छोड़कर इनको तो ढूंढना पड़ेगा। प्रेमनाथ ने अपने कुछ लोगों के साथ अशरफ और उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी 2 मजदूरों मनोज और किशन की सब जगह तलाश की, मगर कहीं कुछ पता न लग सका। दोपहर बाद कुछ बच्चे वहीं एक कुएं के पास खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे ने कुएं में झांका तो डर के मारे उसकी चीख ही निकल गई। कुएं में 4 शव तैर रहे थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एक पुरुष, एक महिला, एक किशोर लड़की और 3 साल के एक बच्चे के शव कुएं से बाहर निकाले। उनकी पहचान अशरफ, उसकी पत्नी सलमा, बेटी सितारा और उसके बेटे अहमद के रूप में हुई।
आखिर ये माजरा क्या था? क्या पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की थी या फिर उनका कत्ल हुआ था? पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि अगले ही दिन उसी कुएं से 2 शव और मिले। इस खबर ने तो सारे गांव में सनसनी फैला दी। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कातिल के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पुलिस तेजी से इन हत्याओं की जांच में जुट गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी की बात थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार न तो इन लोगों को जहर दिया गया था और न ही उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान थे। शुरुआती छानबीन से जांच अधिकारी सचिन देव को यह तो पता चल गया कि 20 मई को अशरफ के घर उसके बेटे अहमद का जन्मदिन मनाया गया था। इस मौके पर मनोज और किशन भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो गया कि इन सभी की मौत 20 मई को रात 9 बजे से 21 मई की सुबह 5 बजे के दौरान हुई थी। जांच अधिकारी सचिन देव दिन रात इन हत्याओं के रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस को प्रेमनाथ के गोदाम के पास से 2 मोबाइल फोन मिले। इन्हें देखकर जांच अधिकारी की आंखों में चमक आ गई। इस जगह से गोदाम बहुत नजदीक है, हो सकता है ये 2 फोन इन्हीं में से किसी के हों। जांच से ये पता चला कि एक मोबाइल फोन अशरफ का था और दूसरा उसकी पत्नी सलमा का था। इसके बाद सचिन देव ने गोदाम के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे। 20 मई की शाम करीब 6 बजे एक साइकिल सवार क्राइम स्पॉट की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और वही साइकिल सवार 21 मई की सुबह 6 बजे वापस आता भी दिखाई पड़ा। सचिन देव ने गोदाम के मालिक प्रेमनाथ को ये फुटेज दिखाए तो वो उस साइकिल सवार को पहचान गया। हाँ साहब, मैं इसको जानता हूँ। इसका नाम सज्जन सिंह है। ये पहले मेरे ही गोदाम में काम करता था। मुझे मालूम है ये कहाँ रहता है। 25 मई को जांच अधिकारी ने सज्जन सिंह को इन लोगों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर दिया। उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से उसका मोबाइल फोन और एट्रिवेन टैबलेट्स के कुछ पत्ते मिले। सज्जन सिंह आरोपों से इनकार करता रहा। आपको क्या लगता है, क्या सचिन देव इस कातिल को पकड़ पाएगा? क्या यह रहस्य कभी सुलझ भी पाएगा? आइए जानते हैं। नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक गरीब मजदूर हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे छोड़ दो साहब। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे सज्जन सिंह ज्यादा देर टिक न सका। उसने जुर्म कबूल करते हुए अपने बयान में कहा, जी मैंने 16 मई से 20 मई के बीच वहाँ कई चक्कर लगाए। वो कुआं भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया था। फिर 20 मई की शाम को जब अशरफ के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो मैं चुपके से उनके खाने में नींद की गोलियां मिलाया। अशरफ, सलमा, सितारा, अहमद, मनोज और किशन सब खाना खाकर बेहोश हो गए और मैंने एक एक करके उन्हें बोरियों में भरा और ले जाकर कुएं में गिरा दिया। बाद में अशरफ और सलमा के मोबाइल फोन गोदाम के पास ही फेंक दिए। मुझे यकीन था कि लॉकडाउन के कारण मुझे कोई भी नहीं देख पाया होगा और मैं बेफिक्र हो गया। सज्जन सिंह ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी मुंह बाए खड़ा था और वो था कि इन लोगों के कत्ल की वजह क्या थी, यानी मोटिव क्या था। आखिर क्यों सज्जन सिंह ने इतने लोगों को जान से मार डाला था? पुलिस ने जब और सख्ती की तो उसने इस राज से भी पर्दा हटा दिया। सज्जन सिंह का बयान पूरी तरह चौंकाने वाला था। इन हत्याओं के पीछे की वजह का पहला सिरा जुड़ता है 6 मार्च को वारंगल रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन यात्रा से जिसमें एक पुरुष और एक महिला कोलकाता जाने वाली गाड़ी में सवार हुए थे। वो पुरुष कोई और नहीं, सज्जन सिंह ही था और वो स्त्री थी रमशा। सज्जन सिंह ने अपने बयान में कहा, जी मैं प्रेमनाथ जी की जूट मिल में काम करता था। वहीं मेरी दोस्ती अशरफ, मनोज और किशन से हो गई थी। अशरफ की बीबी सलमा की एक रिश्तेदार थी रमशा। वो तलाकशुदा थी और पहले शौहर से उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी रजिया 16 साल की थी।
37 साल की रमशा मुझे पसंद करने लगी थी और थोड़े ही दिनों में हम दोनों साथ साथ रहने लग गए थे। पर मेरे अंदर का शैतान मुझे और ज्यादा बेचैन कर रहा था साहब। मेरा झुकाव रजिया की तरफ बढ़ने लगा था। रमशा मेरा नापाक इरादा भांप गई थी और शादी के लिए जिद करने लगी थी। उसके बढ़ते दबाव ने मुझे परेशान कर दिया और फिर एक दिन मैंने रमशा से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। मैंने वादा किया कि अगर उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो मैं उससे शादी कर लूंगा। और फिर 6 मार्च को हम दोनों वारंगल से कोलकाता की ट्रेन में सवार हो गए सरकार। रास्ते में मैंने रमशा की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी और जब वो कोल्ड ड्रिंक पीकर बेहोश हो गई तो मैंने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। रास्ते में मौका पाकर मैंने रमशा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया सरकार। ये सुनकर जांच अधिकारी को याद आया कि रेलवे पुलिस को एक महिला की डेड बॉडी मिली तो थी, मगर रमशा की शनाख्त नहीं हो पाई थी। फिर सज्जन सिंह ने बयान में आगे बताया कि वो बीच सफर से ही वारंगल लौट आया था और रमशा के बच्चों से झूठ कह दिया कि उनकी माँ कोलकाता में कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के पास ठहर गई है। अब धीरे धीरे सज्जन सिंह ने 16 साल की रजिया को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। इधर अशरफ और सलमा को सज्जन सिंह की नीयत पर शक होने लगा था। उन्होंने कोलकाता फोन करके पूछा तो पता चला कि रमशा अपने माँ बाप के घर पहुंची ही नहीं थी। तभी देश भर में लॉकडाउन लग गया और इस दरमियान सज्जन सिंह चुपचाप रजिया के साथ रहता रहा। फिर 15 मई के आसपास सज्जन सिंह अचानक अशरफ और सलमा को मिल गया। दोनों ने उसे धमकाया कि उन्हें उसकी असलियत मालूम हो चुकी है और वो पुलिस में उसकी शिकायत करेंगे। ये सुनते ही सज्जन सिंह पर जैसे खून सवार हो गया। उसने 20 मई को नींद की गोलियां खरीदी और गोदाम पर अशरफ के घर जा पहुंचा। वहां अशरफ के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था और मनोज और किशन भी दावत में शामिल थे। इस तरह वो मासूम भी सज्जन सिंह की खूनी साजिश का शिकार हो गए। बयान के आधार पर जांच अधिकारी सचिन देव ने आगे पड़ताल की तो सज्जन सिंह के खिलाफ कई सबूत मिले। कत्ल से कुछ दिन पहले सज्जन सिंह ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल सर्च किया था। उसके मोबाइल फोन में एट्रिवेन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला। सचिन देव ने वारंगल के एक मेडिकल स्टोर से पता किया कि सज्जन सिंह ने 16 और 18 मई को वहां से एट्रिवेन के 4 पत्ते खरीदे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी लिखा था कि मरने वालों की बॉडी में एट्रिवेन के अंश पाए गए। इसके अलावा सज्जन सिंह के मोबाइल फोन में रजिया के रेप का वीडियो भी मिला। अदालत में रजिया ने बयान दिया कि सज्जन सिंह उसके साथ रेप करता था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इन तमाम सबूतों के आधार पर जिला अदालत ने सज्जन सिंह को 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सजा सुनाई। साथ ही उसके खिलाफ रेप और रमशा की हत्या के मामलों की जांच अभी जारी है। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से और हमारी कहानी का शीर्षक था एक कातिल ऐसा भी। आपको हमारी ये रहस्यमयी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो आपका धन्यवाद और हमारा नमस्कार।